नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित। स्वागत है आपका एक बार फिर से ध्रुवाज एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था में एक नई टॉपिक इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। तो आज हम बात करेंगे मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन होता क्या है एक्चुअल में? जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो और मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो रही हो। क्या हो रहा हो? जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या हो रही हो? वृद्धि हो रही हो, निरंतर वृद्धि हो रही हो, कंटिन्यूअसली। सिर्फ वृद्धि नहीं, निरंतर वृद्धि हो रही हो और मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो रही हो। मुद्रा की क्रय क्षमता क्या हो रही हो? कम हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो रही हो, निरंतर वृद्धि हो रही हो एवं मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो रही हो, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। ये टर्म है, इसमें क्रय क्षमता वैसे तो सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं एक बार इसके बारे में। क्रय क्षमता का मतलब है कि मानो अभी हम 10 रुपए में 5 टॉफी खरीद सकते हैं। 10 रुपए में 5 टॉफी खरीद सकते हैं, लेकिन अब टाइम आया कि अब हम 10 रुपए में सिर्फ 2 टॉफी खरीद सकते हैं। तो अब इसको खरीदने की इसकी क्षमता कितनी हो गई है? कम हो गई है ना। अब 10 रुपए में सिर्फ हम 2 टॉफी खरीद पा रहे हैं। तो यानी कि इसका मूल्य कम हो गया है, रुपए का मूल्य कम हो गया है। इसी को कहते हैं हम क्रय क्षमता। और जब किसी मुद्रा की क्रय क्षमता कम होते होते इतनी कम हो जाए, यानी कि वो 0 के बराबर हो जाए, तो वो मुद्रा धीरे धीरे फिर मार्केट से बाहर चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि पहले 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, इस तरह के सिक्के मार्केट में बहुत थे। लेकिन धीरे धीरे मुद्रास्फीति इतनी बढ़ती चली गई कि अब 1 पैसे, 2 पैसे में आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। 1 पैसे में, 2 पैसे में, 5 पैसे में, 20 पैसे में आप मार्केट से कुछ भी नहीं खरीद सकते। कुछ भी नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब अब उसकी परचेजिंग पावर लगभग 0 हो चुकी थी। और वर्तमान में देख लो कि अब हमारे पास 1 पैसा या 2 पैसा या 5 पैसा या 20 पैसा या 10 पैसा अब लीगल टेंडर नहीं रही है। वो करेंसी, अब वो मुद्रा लीगल नहीं रही है और वो मार्केट से बाहर चली गई। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, वर्तमान में सबसे छोटी मुद्रा, भारत में बात कर रहा हूं मैं, क्या है? बताएगा कोई आप में से? सबसे छोटी मुद्रा क्या है? सबसे छोटी मुद्रा है 50 पैसे। अब सोच रहे होगे मार्केट में 50 पैसे तो कोई लेता नहीं है, एक का सिक्का लेने में भी घबराते हैं। क्या है? 50 पैसे अभी भी है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि जब पैसा दे रहे होंगे तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। 10 रुपए तक ही दे सकते हैं बस, उससे ज्यादा लेने से मना कर सकता है। बट लेने को तो मार्केट में कोई लेता ही नहीं है, और शायद किसी के पास अब देखने को भी नहीं मिलता है, तो कोई देता भी नहीं है। लेकिन अभी लीगल टेंडेंसी है, लीगल टेंडर है ये, मतलब मुद्रा अभी लीगल है। तो हमने बात करी क्रय क्षमता की कि एक समय ऐसा आता है जब इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो मुद्रा की परचेजिंग पावर लगभग शून्य हो जाती है और वो मुद्रा मार्केट से बाहर चली जाती है। तो हमने 2 चीजें समझी कि मुद्रास्फीति क्या होती है। जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही हो और मुद्रा की क्रय क्षमता कम होती चली जा रही हो, ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये मुद्रास्फीति इतनी हो जाए, धीरे धीरे इतना बढ़ती चली जाए
कि पैसे की या मुद्रा की क्रय क्षमता लगभग 0 हो जाए तो वो मुद्रा मार्केट से बाहर चली जाती है। हमने बात करी 2-3 चीजों के बारे में। इस मुद्रास्फीति का निर्धन लोगों पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसका जो प्रभाव है वो किन पर ज्यादा पड़ता है? निर्धन पर ज्यादा पड़ता है, और जो समृद्ध हैं उन पर कम पड़ता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं। इसको बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि मुद्रा में इस कंडीशन में, चलो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो निर्धन समाज है उसका काम है रोज कमाना और रोज खाना, जैसा हम आम भाषा में बोलते हैं। तो इनके पास क्या होती है? सेविंग्स नहीं होती। सेविंग्स नहीं होती। सेविंग्स नहीं होती तो ये कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते ये लोग। इनके पास क्या होता है? जो समृद्ध लोग होते हैं इनके पास सेविंग्स होती हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। इनके पास सेविंग्स होती हैं। सेविंग्स होने के पास ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे क्या खरीदते हैं? ये एसेट खरीद लेते हैं, यानी कि परिसंपत्ति खरीद लेते हैं। ऐसे लिख दो, परिसंपत्ति खरीद लेते हैं, एसेट्स खरीद लेते हैं। अब देखते हैं कि जिस इंसान ने रोजाना पैसा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, रोजाना पैसा ला रहा है, सेविंग्स नहीं है, लेकिन उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है, इनकम बढ़ नहीं रही है। ये आज भी सपोज करो पर डे 200 रुपये कमा रहा था डेली, और ये आज भी 200 रुपये ही कमा रहा है, ठीक है। इसके पास कोई सेविंग नहीं है, इन्फ्लेशन हो रहा है और इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। और आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ने पर मुद्रा की कीमतों में क्या होती है, या मुद्रा की परचेजिंग पावर में क्या होती है? गिरावट होती है। और जब मुद्रा की परचेजिंग पावर में गिरावट हो रही है तो इसको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, क्योंकि कम चीजें खरीद पा रहा है। मुद्रास्फीति से इसको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। यानी कि अगर चीनी का मूल्य 50 से 60 हो गया तो इसको 60 रुपये पे करने पड़ेंगे 50 की जगह पे, जबकि इसकी इनकम अभी बढ़ी नहीं है, तो खर्चा ज्यादा हो रहा है। इनका क्या है कि इनके पास सेविंग्स है, इन्होंने एसेट खरीदा और मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो इनके एसेट की वैल्यू क्या होगी? इनके एसेट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सपोज करो कि मैंने एक जमीन ले ली और जब मुद्रास्फीति बढ़ी तो जमीन की कीमतें भी तो बढ़ी। तो जब महंगाई बढ़ती है तो एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ती रहती है, और जो कि क्या करती है? इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को कम कर देती है या खत्म कर देती है। समझ में आ गई होगी बात। समृद्ध लोगों के पास क्या होती है? सेविंग्स होती हैं। सेविंग्स का वो इन्वेस्ट कर देते हैं। सेविंग्स का फायदा तभी होगा जब वो सेविंग इन्वेस्ट हो जाएगी, हम उसका कुछ एसेट खरीद लेंगे। अगर पैसा हमारे पास रखा है, घर रखा है, उसका कोई फायदा नहीं है। मार्केट में पैसा है और इकोनॉमिक्स मार्केट के आधार पर ही चलती है, इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट पॉलिसियों के आधार पर। तो ठीक है, अगर इन्होंने पैसा खरीद करा और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और कोई एसेट खरीद लिया, एसेट खरीदने पर जब इन्फ्लेशन बढ़ी तो उस एसेट की वैल्यू बढ़ी, कीमत बढ़ी उसकी, और जब कीमत बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो महंगाई के साथ साथ उनकी वस्तुओं की कीमत भी बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सपोज करो इसने 5 लाख का कोई प्लाट खरीद लिया, ठीक है, महंगाई बढ़ी, अभी 5 लाख से 8 लाख का हो गया। अब 1 साल में या 2 साल में जितने में भी, अब इसने जो खर्चा एक्स्ट्रा किया, 5 रुपए की चीज के 6 रुपए पे किए, 7 रुपए पे किए, इसने कितना खर्च कर दिया होगा? यानी कि उसका इंपैक्ट इसके ऊपर क्या हुआ? कम हुआ, क्योंकि इसको यहां पे 3 लाख का प्रॉफिट हो गया है। इसको 3 लाख का प्रॉफिट एक एसेट में ही हो गया, तो इसने इसके इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को कम कर दिया है। इसके पास सेविंग्स नहीं थी तो कुछ एसेट भी नहीं था, तो इसकी कहीं वैल्यू बढ़ ही नहीं रही थी। समझ में आ गई होगी बात।
तो कहने का मतलब यह है कि मुद्रास्फीति में निर्धन लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, समृद्ध लोगों पर कम पड़ता है या नहीं भी पड़ता है। इसमें एक पॉइंट और है कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन में ऋण देने वाला हमेशा घाटे में होता है और ऋण लेने वाला फायदे में होता है। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपके इसी बात से। एग्जाम्पल है ये कि जो ऋण देने वाला किस में होता है, घाटे में होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे, और ऋण लेने वाला फायदे में। अब आप कहोगे कि ये कैसे होगा, ऋण देने वाला कैसे घाटे में हो गया। देखो यहां मुद्रा की कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है। इन्फ्लेशन हो रहा है तो मुद्रा की कीमत कम हो रही है, मैंने अभी बताया आपको, परचेजिंग पावर इसकी कम हो रही है। ऋण लेने वाले ने ऋण लिया और ऋण लेके उसका क्या कर लिया, कोई परिसंपत्ति खरीद ली, एसेट बोलते हैं इसको, कोई एसेट खरीद लिया। फिर वही बात, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। सपोज करो इसने, मेरे पास तो फिर वही ले दे के एग्जाम्पल है, और भी हैं बहुत सारे, बस एक प्लाट खरीद लिया और प्लाट की कीमत क्या हो गई, ये 5 लाख का खरीदा और ये 8 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, 7 लाख हो गया, जो भी है कीमत इसकी बढ़ गई, तो इसको फायदा हो रहा है। इसके पास जब रुपया लौट के आएगा 5 लाख, तो इसकी 5 लाख यानी 3 लाख कितनी वैल्यू कम हो चुकी है अपने आप, यानी कि जो चीज 8 लाख 5 लाख की थी अब 8 लाख की हो चुकी है, और इसके पास पैसा रिटर्न हो गया है कितना, 5 लाख आया वापस। ठीक है, यही कंडीशन है, यही वजह है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बैंक अपने बैंक रेट बढ़ा देती है, अपनी ब्याज दरें बढ़ा देती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है या मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रास्फीति होती है, तो बैंक क्या करती है, अपनी दर बढ़ा देती है। आ गई होगी बात समझ में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ऋण देने वाला घाटे में होता है, तो बैंक क्या करती है, अपने दिए हुए ऋण पर ब्याज बढ़ा देती है और उस ब्याज से अपने लॉस को पूरा करने की कोशिश करती है। समझ में आ गई होगी बात इतना। ये रहा इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन होता क्यों है मार्केट में, इन्फ्लेशन की कुछ वजह हैं और उसके जो कारण हैं, उस कारण के आधार पर 3 तरह की मुद्रास्फीति भी हम गिनते हैं। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, 3 तरह की मुद्रास्फीति, कारण के आधार पर कि मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं। हम आमतौर पर मानते हैं कि मुद्रास्फीति के 3 कारण हैं। एक तो है मांग, और इसी की मांग की वजह से हम बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग को इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड, मांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिमांड, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिमांड पुश इन्फ्लेशन। दूसरी जो वजह है वो वजह है एक है मांग जनित, दूसरी है लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी लागत से,
और इस लागत से होने वाली मुद्रास्फीति को ही हम बोलते हैं लागत जनित। क्या बोलते हैं? लागत जनित मुद्रास्फीति। इसको बोलते हैं। और एक तीसरी है, ये है संरचना की वजह से। इनको भी मैं समझाऊंगा, संरचना की वजह से। तो इसको बोलते हैं हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, और इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हो गया। तो इस मुद्रास्फीति के जो बढ़ने की वजह हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है? मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब है कि मांग बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई। मांग ज्यादा हो गई, डिमांड कम है, डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम है। ऐसी मुद्रास्फीति को हम कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। यानी कि बाजार में मांग इतनी बढ़ गई कि उतना सामान है नहीं हमारे पास, और उतना सामान ना होने की वजह से मार्केट में महंगाई हो गई। उसको कहते हैं हम मांग जनित मुद्रास्फीति। अभी समझाता हूं। ये मार्कर जो है इसमें इंक कम हो गई है। हाँ, कौन सी थी हमारे? हम बात करते हैं एक बार। मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित और संरचना की वजह से। मांग जनित मुद्रास्फीति की जब हम बात करते हैं, तो जब मांग के कारण, मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति होती है, उसको कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। अब मांग के कारण मुद्रास्फीति कैसे बढ़ती है उसके बारे में जान लेते हैं। मांग के कारण है कि सपोज करो हमारी मांग है कि हमें 100 वस्तुएं चाहिए। मांग है हमें 100 वस्तुएं चाहिए, लेकिन मार्केट में वस्तुएं हैं 50, चाहिए कितनी? 100। यानी कि 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, मांग है 100 वस्तुओं की, है 50 वस्तुएं। तो ये क्या करेंगे? मार्केट जाएंगे लेने के लिए। अब लेने वाले ज्यादा हैं, चीज कम है, तो ये क्या बोलेगा? नहीं भाई कम है, हम ये 100 रुपए की देंगे। लेकिन उसके पास और भी है, दूसरा कहेगा कि हम तो 125 की ले लेंगे, भाई हमें ही दे दे। यानी कि मांग ज्यादा है। उसके ऊपर क्या होता है कि बेचने वाले के पास ऑप्शंस होते हैं, वो चीजों को महंगा बेचना शुरू कर देता है। तो मांग अधिक होने की वजह से जो महंगाई हो जाती है, उसको बोलते हैं हम मांग जनित मुद्रास्फीति। अब ये मांग बढ़ती क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं कि मांग बढ़ती कैसे है। मांग जनित मुद्रास्फीति की बात करें तो मांग बढ़ती कैसे? देखो, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में, जो कि विकासशील अर्थव्यवस्था है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में हम रोजगार सृजन पर बहुत ध्यान देते हैं। किस पर? रोजगार सृजन। और इससे पहले एक बात कर लेते हैं, एक शब्द आता है लिक्विडिटी, यानी कि तरलता। उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं तरलता हिंदी में।
सिंपली भाषा में कहते हैं कि तरलता बढ़ने से मांग बढ़ती है। मार्केट में जब तरलता बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो मांग बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो उस मांग की वजह से मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। अब ये तरलता क्या है? तरलता है कि जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाए, पैसा ज्यादा हो जाए जितना, तो मार्केट में पैसे की उपलब्धता को लिक्विडिटी कहते हैं। समझ रहे हो? मार्केट में पैसे की उपलब्धता को हम तरलता कहते हैं। अब वो पैसा बढ़ता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, पैसा कम होता है तो लिक्विडिटी कम होती है। ये एक टर्म है इकोनॉमिक्स का, ये मैंने बता दिया। अब वो मार्केट में पैसा कैसे बढ़ेगा कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था में, अभी हम क्या कर रहे हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था है, और भारत जैसी सभी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो। हम किस पर जोर देते हैं? रोजगार सृजन पर देते हैं। यानी कि जब नए रोजगार होंगे, जब नए रोजगार उत्पन्न होंगे तो लोगों के पास क्या होगा? नए लोगों के पास भी क्या होगा? पैसा बढ़ेगा। अब तक जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, जो लोग बेरोजगार थे, सपोज करो कि अभी तक मैं बेरोजगार हूं, तो मेरी कोई डिमांड नहीं है, सुबह जगता हूं, एसेंशियल नीड है रोटी सब्जी पानी मकान और कपड़ा, है ना, रोटी कपड़ा और मकान जो हम बोलते हैं, एसेंशियल नीड है, सिर्फ उतनी ही, और क्योंकि उतनी ही पूर्ति हो भी सकती है मुश्किल से, क्योंकि मैं कमाता नहीं हूं, बेरोजगार हूं। अब मेरी कल जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद मेरे पास कितना आया? 50,000। 50,000 रुपए मेरे पास आएंगे, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? उन 50,000 रुपए को खर्च करूंगा ना। क्या करूंगा? खर्च करूंगा, और खर्च करूंगा तो पैसा कहां आएगा? मार्केट में। और जब पैसा मार्केट में आएगा तो मार्केट में क्या होगा? पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ेगा तो उसको क्या कहते हैं हम? लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है। पैसे को तो मार्केट में क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है, वो क्या बढ़ाएगी? मांग। यानी कि मैं 50,000 खर्च करूंगा तो उसके बदले में कुछ खरीदूंगा ना, तो मांग बढ़ाऊंगा ना मैं। सपोज करो मैंने एक मोबाइल मांगा, तो एक मोबाइल की मांग बढ़ गई, जो कि कल तक नहीं थी, जब तक मेरे पास सैलरी नहीं थी। तो जब हम नए रोजगार सृजन करते हैं तो नए लोगों को भी रोजगार मिलता है और उनके पास पैसा आता है, और वो पैसा आता है तो वो क्या करते हैं? मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है। ठीक है। रोजगार सृजन के साथ साथ अगर बैंक लोन सस्ता देना शुरू कर दे, क्या कर दे? बैंक लोन सस्ता कर दे। जब लोन महंगा होता है, जब लोन महंगा होता है तो हम क्या करते हैं? बैंक से लोन कम लेते हैं। लेकिन जब बैंक लोन सस्ता कर देगी तो हम सोच रहे होंगे 1 लाख के लोन का हम सोचेंगे चलो 2 लाख ले लेते हैं, क्योंकि इतना सस्ता लोन मिल रहा है। जब बैंक लोन सस्ता मिलता है तो लोग क्या करते हैं? ज्यादा पैसा लेते हैं, और लोग जब ज्यादा पैसा लेंगे तो ज्यादा पैसा लेने के बाद क्या करेंगे? वो खर्चा भी ज्यादा करेंगे। और खर्चा किस लिए करेंगे? कुछ खरीदेंगे ही ना, खर्चा क्या होगा? ज्यादा। और जब कुछ खरीदेंगे तो क्या बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी। और ये जब ये मांग बढ़ती है, और ये मांग जब आपूर्ति से ज्यादा बढ़ जाती है, मांग जब आपूर्ति से, यानी कि माल जितना बन रहा है उससे ज्यादा जब मांग हो जाती है तो महंगाई होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी बैंक क्या करती हैं? खासकर मैं फिर से बात करूं विकासशील देशों की, तो विकासशील देश में सरकारें क्या करती हैं? सार्वजनिक कल्याण के लिए योजनाएं चलाती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, सार्वजनिक कल्याण के लिए कल्याणकारी योजना चलाती हैं। कल्याणकारी योजनाओं में जैसे कि अब मैं बात करूं पीएम किसान मानधन योजना, समझ रहे हो ये चीज क्या है? लोगों तक पैसा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सम्मान निधि योजना, या फिर और कुछ ऐसी चीजें लेके आ रही है,
जिसमें गवर्नमेंट मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो उन योजनाओं से क्या होता है कि मार्केट में और पैसा आता है, और पैसा आता है मार्केट में, तो उससे क्या बढ़ती है, लिक्विडिटी, और उससे फिर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो मार्केट में मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिए या मांग जनित मुद्रास्फीति होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, पैसे की, डिमांड की आवश्यकता होगी, और डिमांड बढ़ेगी पैसे से। और पैसा कहां से आएगा, यानी कि सरकार अगर नए रोजगार सृजन करे, बैंक सस्ता लोन देना शुरू कर दें, कल्याणकारी योजनाओं के थ्रू पैसा मार्केट में हो। आपको याद होगा जब कोरोना हुआ, कोरोना होने के बाद सब लोगों के रोजगार खत्म हो गए थे, लगभग खत्म यानी कि बंद हो गए थे, लोगों की सैलरी कटना शुरू हो गई थी। तो सरकार एक पैकेज लेके आई थी 20 लाख करोड़ का, और उसमें सरकार ने एक वर्ड किया था लिक्विडिटी। तो ये वही लिक्विडिटी है, सरकार वो पैसा लेके आई 20 लाख करोड़, क्योंकि वो मार्केट में पैसा लाके और मांग को बढ़ाना चाह रही थी, प्रोडक्शन को भी बढ़ाना चाह रही थी, इन सारी चीजों के लिए, ताकि दोबारा से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। तो क्या कर रही थी, पैसा लेके आ रही थी। उसको एक तरह से समझ लीजिए हम कल्याणकारी योजनाओं के रूप में सरकार का पैसा मांगते हैं, ठीक है। ये हो गई मांग जनित मुद्रास्फीति। लेकिन अब होता क्या है कि अब आप बात कहोगे कि इसका मतलब तो सर फिर सरकार को रोजगार देने ही नहीं चाहिए, इसका मतलब तो सरकार को रोजगार देने नहीं चाहिए, इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, ये तो बुरी चीज है। इसका मतलब बैंक को फिर लोन नहीं देना चाहिए, हाँ, इसका मतलब कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए अगर इनकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है तो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, और ये इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन कि इनकी वजह से मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा ना बढ़े, यानी कि मांग और आपूर्ति के रेशियो के हिसाब से अगर हम लोगों तक पैसा पहुंचा रहे हैं, यानी कि हम इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं, तो हमको प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हम इस क्रम में बात करें कि प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और लोगों के तक पैसा पहुंच रहा है, तो डिमांड भी आ रही है, और इससे एक चक्र चल रहा है, मुद्रास्फीति और इनकम का, इन सब चीजों का क्या चल रहा है, एक चक्र चल रहा है। इस चक्र को भी एक प्रॉपर टर्म के साथ डिफाइन किया गया, मैं आगे बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति संतुलन में रहेगी, और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम नायरू। क्या बोलते हैं, नायरू। यानी कि हम नए रोजगार सृजन या अन्य चीजों को इस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं कि मुद्रास्फीति में हानिकारक परिवर्तन ना हो। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, नायरू कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि हम नए रोजगार सृजन या ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को इस तरीके से लेके आए जिससे कि मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव ज्यादा ना हो या ना हो, प्रभाव ना हो या ज्यादा ना हो। और ऐसी इसको हम क्या बोलते हैं, नायरू, NAIRU। इसको आप नोट कर लेना, ये एक टर्म है। इकोनॉमिक्स में टर्म्स की बड़ी चीजें हैं, एक एक टर्म्स का अपना अपना अलग अलग वैल्यू है, तो हम उसको लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी मांग जनित मुद्रास्फीति। आशा करता हूं कि सबको समझ में आ गई होगी मांग जनित मुद्रास्फीति। अब हमारा है लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। देखते हैं कि मांग जनित मुद्रास्फीति क्या है।
सॉरी लागत जनित। अब है हमारी लागत जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं, स्फीति, और इसको इंग्लिश में मैंने बताया था कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब देखो लागत जनित मुद्रास्फीति किसकी हो रही थी? लागत बढ़ने की वजह से। इसकी परिभाषा की बात करें तो बहुत सिंपल है, यदि कॉस्ट प्राइस बढ़ने या लागत बढ़ने की वजह से हुई मुद्रास्फीति को लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। अभी ये कैसे बढ़ गई मांग, मतलब कॉस्ट प्राइस कैसे बढ़ गई? जब आज तक कोई चीज 10 रुपए में बन जा रही थी तो अचानक 15 रुपए में कैसे बनना शुरू हो गई? यानी कि कॉस्ट प्राइस कैसे बढ़ गई? यानी कि सपोज करो अभी एक वस्तु को बनाने में कितना लगता है? 10 रुपए लगते हैं। एक वस्तु को बनाने में 10 रुपए लगते हैं, तो ये 10 रुपए इसकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। इस वस्तु को बनाने में 10 रुपए लगे, लेकिन 10 रुपए लगते हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गई और उसकी वजह से इसकी सपोज करो किसी वजह से कॉस्ट प्राइस इसकी हो गई 15 रुपए बन के। अब ये 10 की जगह पर 15 रुपए में बन रही है, तो यानी कि 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गए। और जब प्रोडक्शन महंगा हो रहा है तो मार्केट में महंगा बेचा जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर मेरे पास, मैं दुकानदार हूं या सपोज करो मैं कंपनी ओनर हूं, अगर मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूं और आज तक कोई चीजें मैं 10 रुपए में बना रहा था तो 12 रुपए में बेच दे रहा था, अब मैं 15 में बना रहा हूं तो 17 में बेचूंगा, है ना, या 18 में बेचूंगा या 20 में बेचूंगा अपने प्रॉफिट के हिसाब से। तो क्या होगा? महंगाई तो बढ़ेगी ऑब्वियसली। अब ये समस्या है कि ये वस्तु के बनाने में कीमत में रेट क्यों बढ़ा? अब समस्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है और कोई भी अर्थव्यवस्थाएं क्या है कि जो खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद से तो कर नहीं पाती सारी। जैसे कि भारत है, कच्चे तेल का क्या करता है? आयात करता है। अब सपोज करो कि कच्चे तेल की कीमत कितनी थी, यानी कि $100 पर बैरल थी, ठीक है। अब ये क्या हो गई? ये हो गई 150। इंटरनेशनल बाजार में ये 150 रुपये पर बैरल हो गई कीमत, क्योंकि इंटरनेशनल बाजार में महंगाई आ गई सपोज करो तेल को लेके। अब जैसे ही ये यहाँ महंगा हुआ तो ये इंडिया में आएगा। इंडिया में आएगा तो जब कच्चा तेल आएगा इंडिया में 150 रुपये बैरल, इतना महंगा हो गया, तो पेट्रोल डीजल की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ जाएगी। और हमारी जब पेट्रोल डीजल इंडस्ट्री में जाके काम करेगा तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन होगा वो भी महंगा हो जाएगा, है कि नहीं? तो यानी कि जब हम कहें कि जब रॉ मटेरियल या कच्चा माल महंगा हो जाए, जब कच्चा माल कम महंगा हो जाए तो कंपनी को या फैक्ट्री को महंगा माल मिलेगा, और महंगा मिलने के बाद उनका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। यानी कि उनको 10 रुपए किलो कुछ माल मिल रहा था, अब उनको 15 रुपए किलो मिल रहा है, और 15 रुपए किलो मिल रहा है तो उनको बनाने का भी उसमें लग रहा है, तो 5 रुपए तो ऑलरेडी बढ़ ही गए ना 1 kg पे। तो जब कच्ची वस्तुओं की कीमत में या कच्चे माल की कीमत में जब वृद्धि हो जाए और उसकी वजह से और सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगी? लागत जनित मुद्रास्फीति हो जाएगी। कच्चे तेल की कीमत हो गई, सपोज करो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ था प्रोडक्शन, और अचानक से बरसात आ गई या बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गई, प्रोडक्शन डाउन हो गया, तो चीज़ें कम हो गई ना मार्केट में। और फिर वही डिमांड एंड सप्लाई वाला सिस्टम, डिमांड कम मांग ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, बाढ़ की वजह से या बरसात की वजह से या फिर जो सूखा की वजह से, तो सारा एग्रीकल्चर तो खराब हो गया, सारी खेती खराब हो गई, तो कम चीज़ें हुई तो महंगी चीज़ें बिकी बाजार में, महंगी बिकी तो इनके पास क्या है? महंगा पहुंचेगा इंडस्ट्री के पास, प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, ठीक है।
तो मांग जनित मुद्रास्फीति की जब हम बात करते हैं तो सॉरी लागत जनित मुद्रास्फीति की, माफ करना, लागत जनित मुद्रास्फीति की जब हम बात करते हैं तो जब लागत बढ़ने लगती है और उसकी वजह से जो मुद्रास्फीति होती है उसको बोलते हैं हम लागत जनित मुद्रास्फीति। नेक्स्ट बात करते हैं हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ये समझ में आ गई होगी ना, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत बढ़ने की वजह से, यानी कि कच्चे माल की कीमतों में जब वृद्धि हो जाए, उसकी वजह से जब इन्फ्लेशन हो, और उसकी वजह मैंने आपको बताया, कई सारी वजह ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि बरसात से एग्रीकल्चर सेक्टर का खराब हो जाना, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाना, या जो हम बाहर से आयात कुछ चीज़ें कर रहे हैं वो महंगी हो जाएं, ठीक है, उनकी वजह से मार्केट में चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। या सपोज करो कि मजदूरी बढ़ गई, मजदूरी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो भी क्या होगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। सपोज करो कि मजदूर 10,000 रुपये महीने लेते थे और मजदूरों की जो सैलरी 15,000 रुपये महीने हो गई, तो ये भी तो किस में आया, प्रोडक्शन में ही आएगा ना, लागत ही तो हुई है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। तो एग्जाम्पल हमने 2-3 लिए थे, उन एग्जाम्पल को एक बार मैं लिख देता हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि मजदूरी बढ़ना एक वजह हो जाएगा इसका, दूसरा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाए, या पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में वृद्धि हो जाए, सपोज करो खनन महंगा हो जाए, या फिर हम कहें कि यही है कच्चा माल, कच्चे तेल के साथ हमने कच्चा माल भी ले लेते हैं, कच्चा माल महंगा हो जाता है। इस तरह की जो कंडीशन होंगी वो क्या करेंगी, हमारी लागत जनित मुद्रास्फीति को जन्म देंगी और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब तीसरी है हमारी संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और ये मार्केट में अक्सर देखने को मिल जाती है, सभी देखने को मिल जाती हैं, बट ये भी अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में तीनों प्रकार की मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। भारत में मांग जनित मुद्रास्फीति भी होती है, भारत में लागत जनित मुद्रास्फीति भी होती है, और भारत में संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी होती है, जिसके बारे में मैं अभी समझाऊंगा। दो के बारे में तो आप समझ ही चुके हो, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और भारत अपनी सारी आवश्यकताओं को खुद से पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो आयात भी करता है चीज़ों का, बाढ़ जैसी समस्याओं से भी जूझता है, कच्चे माल की कीमतों में भी वृद्धि होती रहती है। अभी देखो टमाटर का रेट 150-200 रुपये किलो चल रहा है ना। हालांकि मैंने पहले भी कहा था किसी एक वस्तु के रेट में वृद्धि से इन्फ्लेशन नहीं होता, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, ठीक है। तो ये हमने बात करी संरचनात्मक मुद्रास्फीति की। तो यानी कि जब संरचना की वजह से क्या हो रही हो, मुद्रास्फीति हो रही हो, तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है। डेफिनेशन बस इतनी सी है, जब संरचना की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मुद्रास्फीति हो रही हो तो उसको बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अब ये कैसे होगी, संरचनात्मक मुद्रास्फीति की है कि जैसे सपोज करो कि हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, हमारे पास क्या कहें, स्टोर रूम नहीं है, स्टोरेज नहीं है, हमारे पास स्टोर रूम नहीं है, हम चीजों को रखें कहां, हम चीजों को रखें कहां,
इसको बोलते हैं भंडारण। मेरे दिमाग से वर्ड निकल गया था, स्टोर। भंडारण, भंडारण। सपोज करो कि मांग जितनी है और हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी उतनी है, लेकिन हमारे पास क्या है कि उसको भंडार करने के लिए, उसके भंडारण के लिए हमारे पास क्या नहीं है, जगह ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे। फिर हमारे पास जितनी मांग है, मान लिया हमारे पास 100 चीजों की मांग है और हम 100 चीजों का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उसको रखें कहां उसके प्रोडक्शन के बाद। अगर ऐसी स्थिति हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। भंडारण की कमी की वजह से भी होता है। एक होता है जमाखोरी। ये जो बिचौले होते हैं ना बीच में मार्केट में, वो बड़ा काम खराब करते हैं। कई बार मुद्रास्फीति नेचुरल ना होके उसको क्रिएट भी किया जाता है। जैसे कि मार्केट में वस्तुएं आई, हमने क्या किया कि बाजार में जब चीजें आई तो हमने उनको स्टोर करके रख लिया। वो कौन करेगा, बिचौलिया, मीडिएटर। बीच में मार्केट में लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं उन चीजों का, खरीद के मार्केट में चीज को नहीं जाने देते। जब चीज मार्केट में नहीं होगी तो मार्केट में वस्तुओं की कमी हो जाएगी, और वस्तुओं की कमी होने से, और मांग हो रही है पूरी, तो क्या हो जाएंगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। कौन सी बीमारी आ जाएगी उसमें, मांग जनित वाली। फिर वो जब महंगाई हो जाती है तब वो अपना माल धीरे धीरे बिचौले बेचना शुरू करते हैं। तो जमाखोरी की जो समस्या है, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, यानी कि संरचनात्मक समस्या है। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से देख लेते हैं कि एक कंपनी है, उसने 1000 पेन बनाए। पढ़ने वाले लोग हैं ना हम, पेन पेंसिल की बात करेंगे। उसने 1000 पेन बनाए। लोगों को आवश्यकता है कितने की, 1000 पेन की। यानी कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतनी डिमांड भी है, तो इन्फ्लेशन की कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जब भी बीच में क्या आ गया, बिचौला, मीडिएटर। इसने क्या किया, इसमें से 500 पेन खरीद लिए अपने पास। इसने 500 पेन खरीद के और स्टॉक कर लिया उनका। अब क्या, कितने मार्केट में कितने पेन बचेंगे, सिर्फ 500। अब डिमांड कितनी है, 1000 पेन, कितने बचे, 500। डिमांड और सप्लाई का रेशियो तो बिगड़ गया, जो मैंने सबसे पहले बताया। तो यहां ये उत्पन्न कर देगा कृत्रिम मांग जनित मुद्रास्फीति। यानी कि अब मांग बढ़ने की, अब मांग बढ़ गई अपने आप, इन्होंने मांग बढ़ा दी बिचौलों ने, ये करके मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब ये धीरे धीरे करके मार्केट में एक साथ नहीं निकालेगा, एक साथ निकालेगा तो फिर, क्योंकि 500 पहले खरीद चुके, 500 आगे खरीद लेंगे। तो जब ये पहले 500 ये खरीदेंगे तो ये भी चीज महंगी हो जाएगी एक बार तो, और फिर ये धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट में लाएगा, थोड़ा थोड़ा करके, और वो चीजों को क्या करेगा, महंगा बेचेगा। तो भंडारण की वजह से, उसकी जमाखोरी की वजह से इस तरह की मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। कौन सी, इसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति में गिनते हैं। एक है काला बाजारी। काला बाजारी खास करके गवर्नमेंट प्रोडक्ट में देखने को मिलती है, खासकर, सामान्यतः, होने को तो कहीं भी हो सकती है। अब सपोज करो कि सरकार ने कुछ चीजें बनाई जो सभी लोगों के लिए बड़ी आवश्यक थी। तो सरकार का क्या था कि 100 वस्तुएं बनाई सरकार ने, बनवाई, जिनको सरकार सब्सिडी से बेचना चाह रही थी, मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। सरकार ने 100 वस्तुएं बनाई और सरकार सस्ते में बेचना चाह रही थी उनको, कि यार गरीब समाज तक वो चीजें पहुंचे, क्योंकि उनके लिए वो बहुत जरूरी है। सपोज करो उनकी कीमत सरकार ने निर्धारित की 10 रुपए। अब बीच में क्या हुआ, बीच में हो गया काला बाजारी, बीच में हो गई काला बाजारी।
और इसको बोलते हैं हम भ्रष्टाचार। बीच में हो गया भ्रष्टाचार। अब इसमें से 50 वस्तुएं कहीं बाहर चली गई और ये 100 वस्तुएं मार्केट में जाने दी। काला बाजारी हो रही है, ऊपर किसी को पता नहीं है। अब ये नहीं कि सरकार देख रही, क्योंकि काला बाजारी सरकार को पता चल जाए तो होने नहीं देगी ना, या तो वो इसमें इन्वॉल्व होगी या उसको पता नहीं होगा। तो 50 वस्तुएं बाहर चली गई। ये क्या है, अब ये मार्केट से बाहर बिकेंगी, क्योंकि इसकी मार्केट से बाहर कीमत ज्यादा है, क्योंकि अगर सरकार से अलग होकर बेचोगे तो इसकी कीमत ज्यादा है। ये काला बाजारी हो जाएगी इसकी, और ये ब्लैक में बेचना शुरू कर देंगे। एग्जांपल देता हूं, कभी गैस का सिलेंडर खरीदा है ना आपने? स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, खाना बनाते हैं, बाहर रहते हैं, तो देखा होगा अक्सर हम तो स्टूडेंट्स ब्लैक में सिलेंडर खरीदते हैं, क्योंकि कनेक्शन तो कोई करवाता नहीं है घर से बाहर जाने के बाद ना। अब क्या होता है कि वो जो सिलेंडर मार्केट में या गवर्नमेंट जिसको 900 रुपए का दे रहा होता है, वो ब्लैक में 1500, 1400, 1200 ऐसे बिकता है। समझ रहे हो? ये क्या है, काला बाजारी है। इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग, है ना, कि सामान ब्लैक में बेच रहे हैं। सुनिए होगा, आम बात है। तो एक समस्या है संरचनात्मक मुद्रास्फीति की, काला बाजारी है। एक है ट्रांसपोर्ट, भी एक समस्या है। अगर ट्रांसपोर्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है सही अवस्था में, तो उसकी वजह से भी महंगाई होगी, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा किसी भी प्रोडक्शन में, जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में, तो वो भी वस्तुओं की कीमत में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि एक वस्तु की कीमत है कितनी, कहेंगे कैसा एग्जाम्पल, वही एक घुमा फिरा के। वस्तु की कीमत है सपोज करो 100 रुपये, ठीक है, और एक ट्रक है, वो क्या करता है कि 100 वस्तुएं ले जाता है और उसका किराया है 100 रुपये, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब यहां प्रोडक्शन हुआ था वहां 100 रुपये थी, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया, सपोज करो दिल्ली में प्रोडक्शन हुआ और ये पहुंचा हरियाणा में पहुंचते 100 रुपये लग गए, तो 100 वस्तुओं पे 100 रुपये लगे, तो इसमें जुड़ गया ना ये कॉस्ट प्राइस में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी कीमत हो जाएगी 101 रुपये एक वस्तु की। तो अपने आप वैल्यू बढ़ गई ना ट्रांसपोर्ट की। अब सपोज करो कि ट्रांसपोर्ट सही नहीं है ट्रांसपोर्ट सही नहीं है, और इस ट्रक ने 200 रुपये मांग लिया, तो वस्तु की कीमत में कितनी कीमत वृद्धि हो जाएगी, 2 रुपये हो जाएगी पर, तो 102 की हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट कम है, सपोज करो कि हमें जरूरत है 100 ट्रक की और मार्केट में ट्रक उपलब्ध से 50 ही हैं, तो क्या करेंगे, वो डिमांड एंड सप्लाई जो मैंने अभी बताया पहले, तो महंगा पैसा मांगेगा। अब सपोज करो एक गाड़ी हो और एक गाड़ी पे हमको किराए पे लेके जानी है, हमने कहा भाई चलोगे क्या, उन्होंने कहा हाँ चलेंगे, कि कितना लोगे, हमने कहा कि तो तुम बताओ कितना दोगे, हमने कहा 50 रुपये देंगे। तभी दूसरा आ गया, भैया चल रहे हो क्या, कि हाँ चल रहे हैं, चलेंगे, वहां जाना है, कितना दोगे, 60 रुपये लेंगे, 50 तो यही दे रहे हैं, इनको छोड़ के जाएंगे। बोला नहीं, फिर तीसरा आ गया, बोला नहीं 60 तो उनको बोला था, 70 में जाएंगे। तो क्या हो गया कि जब डिमांड ज्यादा, जब उसको दिख रहा है कि मेरे आसपास 4-5 लोग हैं, कोई तो लेके जाएगा, तो जब लोग ज्यादा हैं बस और हमारे पास वस्तुएं कम हैं, तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट क्या होगा, महंगा होता चला जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगी, महंगाई होगी। ठीक है, पहले ओला उबर इतनी सस्ती राइड दिया करता था, क्योंकि उसके पास तब लोग नहीं थे, तब फ्री राइड देता था, बहुत सारी चीजें करता था ट्रांसपोर्ट में। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके पास लोगों की संख्या ज्यादा होने लगी। अब क्या है कि चीजें महंगी होना शुरू हो गई, अब ट्रांसपोर्ट महंगा होना शुरू हो गया। अब सपोज करो देखा होगा आपने, कभी एग्जाम देने गए हों और सुबह सुबह उबर करके देखो तो उसका क्या फेयर बढ़ता रहता है। ओला उबर में आपने देखा होगा उसका जो है फेयर बढ़ता रहता है। तो ये भी क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम ही है, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। चलो,
तो ये तो हो गई संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो हमने जिसमें क्या करें, 3-4 चीज़ों के बारे में बात करी। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करी, एक बार साफ साफ लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले बात करी थी हमने संरचनात्मक मुद्रास्फीति में, हमने बात करी है एक कालाबाजारी की, भंडारण की बात करी हमने, जमाखोरी की बात करी हमने, ट्रांसपोर्ट की बात करी हमने, ठीक है, हमने इन कुछ चीजों की बात करी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं देख लेता हूं कुछ छूट तो नहीं गया है। एक है व्यवसायी समूहकरण, है ना। यानी कि जब जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो कंपनी के लोग हैं, अगर उनमें आपस में ग्रुप बना लें, वो मार्केट में क्या होता है, मार्केट चलता है किससे, कंपटीशन से, चलता है ना। सपोज करो कि वही बात, वो दुकानदार तो हमें 4 रुपए का दे रहा था, तू 6 का क्यों दे रहा है भाई, कि नहीं भाई साहब चलो ठीक है 5 दे दो तुम, चलो ठीक है 4.5 दे दो तुम। क्या होता है, किसी की मोनोपोली नहीं होती है। जब मार्केट में सिर्फ एक प्लेयर रह जाए, यानी कि एक ही इंसान हो जो कोई चीज़ बेच रहा हो, तो अपनी मर्जी से बेचता है। सपोज करो कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ बना ली जो और किसी के पास नहीं है, तो उसके रेट में अपनी मर्जी से मांग सकता हूँ, और खासकर तब जब कि वो लोगों के लिए आवश्यक हो, तब तो मैं अपनी मर्जी से जितना चाहूँ मांग लूँ, लोग देंगे। तो मोनोपोली का सिस्टम यही तो होता है। इसीलिए अर्थव्यवस्था में होना चाहिए कि कभी किसी भी चीज़ में किसी एक की मोनोपोली ना हो, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है कि सपोज करो 10 लोग हैं, 10 कंपनी हैं, और 10 कंपनी, सपोज करो कि वो कंपनी है टेलीकॉम कंपनी है, क्या है, टेलीकॉम कंपनी है। अब इन 10 ने क्या किया, ग्रुप बना लिया, और उन्होंने कहा भाई कि कॉल रेट को क्या करो, 2 रुपए पर मिनट कर दो। सारे लोगों ने मिलकर कि यार नुकसान हो रहा है, देखो तुम्हें भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है, और चीज़ों पे हम कर लेंगे, हम जो है और चीज़ों पे हम जो है कंपटीशन कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। 2 रुपए मिनट जो है कर दो कॉल को, और सारे लोगों ने ग्रुप बना दिया, और उन्होंने क्या करा कि कॉल रेट क्या है, 2 रुपए मिनट कर दी। अब आप क्या करोगे, अब कौन सी कंपनी के पास जाओगे आपको सस्ता कराने के लिए, क्योंकि सब के सब महंगा मिलके बेच रहे हैं। जो कॉल रेट 50 पैसे हो गई हो, 1 रुपए मिनट हो गई हो, और वो अचानक से सारे लोगों ने मिलकर कर दी 2 रुपए मिनट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर ही देखें इसे। तो इससे क्या होगा, जब समूहीकरण हो जाता है, सामूहिकरण से चीजें फिर महंगी होना शुरू हो जाती हैं। खासकर सब्जी मंडी में अगर आप देखने को मिले अपने आसपास चीज, एक बात है कि अर्थव्यवस्था माइक्रो लेवल से शुरू होती है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, तब मैक्रो लेवल तक जाती है। 1929 की मंदी से पहले हम अर्थशास्त्र को एक ही साथ पढ़ रहे थे, लेकिन जब 1929 की मंदी आई, तब किन्स की किताब जो मैं था उसमें था कि भाई ऐसे नहीं, अलग अलग करके पढ़ो, मैक्रो को अलग पढ़ो और माइक्रो को अलग पढ़ो। अर्थव्यवस्था शुरू होती है माइक्रो इकोनॉमी से। तो हमारे आसपास की चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। अर्थव्यवस्था समझने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बस हम चीज़ों को समझ लें, और वो टर्मिनोलॉजी हम हर रोज़ यूज करते हैं, बस उनके बस वर्ड यहाँ आके एक स्पेशल वर्ड में उनको स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो क्या है, सपोज करो हम सब्जी मंडी में देखा, तो आपने देखा होगा कई बार कि पूरी सब्जी मंडी में चीज़ें महंगी कर देते हैं मिलके।
कल एक दिन पहले कुछ चीज़ें, सपोज करो टमाटर, मुझे तो टमाटर का एग्जांपल ही आजकल याद आ रहा है। सपोज करो कि 100 रुपये है, मार्केट में तो था लेकिन सबने बोल दिया कि भाई इतने पे तो कम नहीं होगा, तो तुम सारे लोग मिलकर महंगा बेचो। तो 1-2 रुपये का अंतर मिलता है उनमें, और सारे लोग समूह करके महंगी सब्जी बेचना शुरू कर देते हैं। और ऐसा मैंने कई बार देखा है। तो होता क्या है कि जब सामूहिकरण हो जाता है किसी भी चीज में, तो वहां पारदर्शिता की भी और कंपटीशन की क्षमता खत्म हो जाती है और चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। तो एक इसमें हमारा जुड़ गया व्यवसायी सामूहिकरण। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति को ही, एक वीडियो और हम इस पे लेंगे मुद्रास्फीति पे, एक क्लास और उसमें हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के अगले चरणों के बारे में। और मुद्रास्फीति में कुछ टर्म हैं जिनके बारे में एक बार 1 सेकंड में डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। दर के आधार पर है मुद्रास्फीति, टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, ये भी हमने पढ़ा है। इसके बाद पढ़ेंगे डिसइन्फ्लेशन। मैं रिकमेंड करूंगा कि इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स को आप इंग्लिश में पढ़ने की ही कोशिश करें। किसमें? टर्म में ही पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार क्या है कि हिंदी में और इसके कई अलग अलग नाम आ जाते हैं। इसको बोलते हैं अविस्फीति, एक होता है डिफ्लेशन, इसको बोलते हैं अपस्फीति, एक होता है रिफ्लेशन, इसको बोलते हैं संस्फीति। ऐसे तमाम टर्म हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। दर के आधार पर रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, भागती हुई मुद्रास्फीति। वो है कि परसेंट दर इतने से इतने तक रेट है तो ये मुद्रास्फीति, इतने से इतने तक रेट है तो ये मुद्रास्फीति। इसके बारे में हम कल अच्छे से बात करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ध्रुवाज एकेडमी।